है बड़ी। आज की जो क्लासेज है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज की क्लासेज जो मैं करूंगा उसमें आप लोगों को कोरिलेट करूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री को। अब देखो, मैंने कल भी कहा था मेजरमेंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है साइंस को डेवलप करने के लिए या हमें आगे जाने के लिए। अब छोटी सी बात करते हैं एटम्स की। एटम्स को मेजर करने के लिए हमें एक प्रॉपर यूनिट की जरूरत होती है। अब एटम को तो हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते थे। क्या एटम को आप खुली आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। एटम्स को देखने के लिए एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है और उस माइक्रोस्कोप का क्या नाम है? STM, स्कैनिंग ट्विंगलिंग माइक्रोस्कोप। याद रहेगा। एटम्स को देखने के लिए एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया गया है और उसका नाम क्या है? STM, स्कैनिंग ट्विंगलिंग माइक्रोस्कोप। यस, यू फोकस प्लीज, यू फोकस। एटम्स को किस इंस्ट्रूमेंट से हम देख सकते हैं? STM से। वेरी गुड। अब देखो, अब एटम्स को देखने के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। अब एटम्स को मेजर करने के लिए भी ना एक स्पेशल यूनिट की जरूरत पड़ती। तो एटम्स के रेडियस को, एटम्स के न्यूक्लियस के रेडियस को मेजर करने के लिए हम लोगों को पिकोमीटर में जाना पड़ा। पिकोमीटर में, याद है ना। और एटम्स को मेजर करने के लिए नैनोमीटर में। ये चीजें मैंने बताई थी आपको। एटम्स का जो एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है वो 5 गुना ज्यादा छोटा होता है एटम से। तो अब सोचो मेजरमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। क्या केमिस्ट्री बिना मेजरमेंट के आगे हो पाता? नहीं हो पाता। अब छोटी सी बात करते हैं। अब जॉन डाल्टन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, या जॉन डाल्टन का जो पाला, जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्या उन्होंने अपने मन से बोल दिया था? नहीं भैया, वहां भी मेजरमेंट था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जेम्स प्रोस्ट या एंटोनियो लेवोजियर, पहला लॉ किसने दिया था? एंटोनियन लेवोजियर ने दिया था। जेम्स प्रोस्ट नहीं बोलना है। जेम्स प्रोस्ट ने सेकेंड लॉ दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास। अब पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये एंटोनियन लेवोजियर ने दिया था। उन्होंने क्या किया था? मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो चीज रिएक्शन में करेगा वो रिएक्टेंट और जो नया चीज फॉर्म हुआ वो प्रोडक्ट। तो वहां भी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट था, वहां भी मेजरमेंट दिखा। तब तो जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में इस चीज को यूज किया कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो मेजरमेंट काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अब मान लो CGS, FPS, MKS। आज ही मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, हीट। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। लेकिन हीट का एक और यूनिट होता है जो बहुत फेमस है, कैलोरी। याद है? कैलोरी। अब पता है कैलोरी हीट को कैसे इंडिकेट करता है? कहता है 1 ग्राम, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट चाहिए वो 1 कैलोरी होता है, वो 1 कैलोरी होता है। यानी कैलोरी मेजरमेंट अगर नहीं होता तो क्या कैलोरी आता? और इसका मतलब क्या हुआ? हीट का CGS यूनिट क्या हो गया? कैलोरी। और हीट का ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल। अब 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.185 जूल होता है। ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें हम लोगों को कॉन्सेप्ट में रखनी होगी। यानी ये समझना होगा कि विदाउट मेजरमेंट ना केमिस्ट्री पॉसिबल है ना ही फिजिक्स पॉसिबल है। अब जेम्स क्रूक जब अपना डार्क क्रूक स्पेस का एक टर्म इंडिकेट किया था तो क्या वहां बिना मेजरमेंट का ही काम हो गया था? उन्होंने एक ऑर्डिनरी सा ग्लास उठा लिया, काम कर लिया? नहीं भैया, 10,000 वोल्ट। तो 10,000 वोल्ट, वोल्ट कहां से आया? मेजरमेंट से ही तो आया। या वोल्ट कहां से आया? मेजरमेंट से आया। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है ना। तो ये मेजरमेंट से ही तो आया। अगर वोल्टेज नहीं पता होता तो क्या पावर सप्लाई वो कर पाते? इतना ही नहीं, उन्होंने जो वैक्यूम या
इवेक्यूएटेड पंप लगाया था, उससे हवा निकाला या प्रेशर को कम किया, ज्यादा किया, बार, याद है ना मैंने कहा था 10⁻⁻5 बार प्रेशर किया, तो क्या वो बिना मेजरमेंट के आ गया? केमिस्ट्री में भी मेजरमेंट उतना ही जरूरी है जितना फिजिक्स में है। क्या बायोलॉजी में मेजरमेंट जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है भाई। बायोलॉजी में तो बिना मेजरमेंट के कुछ हो ही नहीं सकता। बायोलॉजी का पूरा सेक्शन मेजरमेंट पर ही काम करता है। अगर आपको मेडिसिन देना है किसी को, ठीक है, तो आप देखते होगे उसमें लिखा होता है 5 mg, 4 mg, 1 mg, तो क्या वो मेजरमेंट नहीं होगा? वो भी तो मेजरमेंट ही होता है। तो फाइनली इस बात को समझना होगा कि बिना मेजरमेंट कोई भी चीज संभव नहीं है। अब क्या मेजरमेंट में कुछ डिफिकल्टीज तो आती है। अब मान लो पूरी दुनिया के सामने ये समस्या खत्म हो गया, क्या एक सिंपल मेजरिंग टेप से काम हो जाता? नहीं, मेजरमेंट्स के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे अब जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहाँ कुछ फॉल्ट्स होते हैं जिसको फॉल कहते हैं, जिसमें मान लो विजन फॉल्ट भी होता है। कभी कभी क्या होता है, जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो आँख जो है वो सही से रीडिंग नहीं ले पाता है, तो कुछ ना कुछ यूनिट, कुछ ना कुछ मेजरमेंट फैक्टर चला आता है। अब तुम एक सिंपल सी बात है, घड़ी देखो, तुम घड़ी जब देखते हो तो बच्चे को घड़ी देखने के लिए कैसे सिखाया जाता है कि देखो बेटा 12 ऊपर है, नीचे 6 है, उसके बाद 3 है और 9 है, फिर देखो 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में कितने कितने यूनिट्स या कितने डिवाइड है? तो 5। अब एक डिवाइड का कितना मतलब होता है? अब एक बार जो होती है, एक बड़ी वाली सुई वो 60 यूनिट को या 60 डिवाइड्स को क्रॉस करता है, तो एक डिवाइड का मतलब होता है 1 मिनट। अब 1 मिनट और दूसरे मिनट के बीच भी सेक्शन होता है जिसको हम लोग सेकेंड में इंडिकेट करते हैं। तो हर चीज मेजरमेंट के फैक्टर पे ही काम करता है, ठीक है। अब इसी में देखो, अब एंगल की बात करते हैं। अभी तक हमने सुना होगा कि एंगल को डिग्री से इंडिकेट करते हैं, सुना है आपने ना? लेकिन मैं कहता हूं कि 109 100 डायमंड के बीच कितना एंगल था? 120 109 109 डिग्री 28 मिनट। जब डायमंड फॉर्म होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाता है। क्या तुम चौंके? चौंकने की जरूरत नहीं है। एंगल में भी मिनट और सेकेंड होता है। 109 डिग्री 28 मिनट, इतना ही नहीं, सेकेंड भी होता है, इसमें सेकेंड भी होता है। तो एंगल को भी मिनट और सेकेंड में डिवाइड किया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स मेजरमेंट के अंदर ही आता है। यानी सीधी सी बात है, मेजरमेंट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये क्लासेस जनरली मैं आपको कोरिलेट करना चाह रहा था कि आप लोग इस क्लास को देखकर एक आइडिया लगा सको कि हमने कितना पढ़ाई की और हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। क्लास कितने टाइम का हुआ? तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।